तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं आपका नेक्स्ट वियतनाम ट्रिप, तो ये ट्रैवल गाइड आपको हेल्प करेगी फ्रॉम बुकिंग योर फ्लाइट टू अप्लाइंग योर वीज़ा, स्टे अरेंजमेंट इन ऑल द सिटीज एंड मैपिंग आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं बॉय विद बकेट लिस्ट। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी फॉर वियतनाम। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका फ़्लाइट बुकिंग का। मैंने जो अपनी फ़्लाइट्स बुकिंग करी थी, मैं मुंबई में हूँ लेकिन मैंने फ़्लाइट्स बुकिंग करी थी अहमदाबाद से, क्योंकि अहमदाबाद से हनोई की फ़्लाइट का जो रूट है वो इतना फ्रिक्वेंट है कि आपको बहुत सस्ती फ़्लाइट्स मिलती हैं। यहाँ से जाने और आने की फ़्लाइट आपको मिल जाएगी 17,000 रुपीज़ के अंदर रिटर्न, विच इज़ ए वेरी गुड डील। ये जो मैंने फ़्लाइट आपको बताई है इसके अंदर आपका लगेज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 1200 रुपये के अंदर आपको 15 से 20 kg मिल जाता है। तो आप यहाँ से सिर्फ पहले फ़्लाइट बुक कीजिए, जो कि आपको स्काई स्कैनर के अंदर वाइट जेट की मिल जाएगी। आपको जाना है वाइट जेट की वेबसाइट पे और वहाँ से चेक इन करते हुए लगेज को सिलेक्ट करना है। तो ये जो आपका फ़्लाइट का खर्चा है वो कुछ 18 से 20 हज़ार में आ जाएगा, लेकिन अगर आप लगेज नहीं लेके जा रहे हैं तो ये कॉस्ट 17,000 रुपये में आना जाना हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि फ़्लाइट कहाँ से बुक करें। थर्ड पॉइंट आता है वीज़ा। वियतनाम का वीज़ा ई वीज़ा है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई कहाँ से करना है मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया, वहीं से करें, वरना बहुत सारे लिंक हैं, बहुत सारे फ्रॉड लिंक है जहाँ पे लोग बुकिंग करके फंस जाते हैं, उनसे लोग पैसा ले लेते हैं। इसकी कॉस्ट 2500 रुपीज़ है और इसमें लगते हैं मिनिमम 10 डेज़। उनकी वेबसाइट पे 3 डेज़ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा मिनिमम 10 डेज़ लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे वीज़ा 4 या 5 दिनों के बाद में भी आता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वियतनाम का वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। अगर आप समझते कि आप वहाँ जाके वीज़ा ले लेंगे तो आपको यहाँ से बोर्ड ही करने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि ई वीज़ा है। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करें। और अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाया है सिर्फ ई वीज़ा के ऊपर इसका लिंक दिया है, आप इस लिंक से क्लिक करें और पूरा वीज़ा का प्रोसेस समझ लें और अप्लाई कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं हमारा पॉइंट नंबर सिम कार्ड। जब भी आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं आप वहाँ से भी सिम ले सकते हैं या आप सिटी से भी ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको जब सिटी से लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। जो हमने एयरपोर्ट से सिम लिया था, हमारे पास में 2 ऑप्शन थे, वाइटल का और मोबीफोन का, दोनों ही अच्छे हैं। हमने वाइटल का ऑप्शन चूज़ किया था। 900 रुपीज़ में हमको 10 डेज़ के लिए सिम मिला था, जिसके अंदर 6 GB और लोकल वाइटल टू वाइटल फ्री था, और अनदर जो नेटवर्क हैं उसके ऊपर कॉल करने पे कुछ 100 मिनट्स फ्री थे। तो अगर आप सिटी से लेते हैं यही कॉस्ट आपकी 500 के आसपास आती है, लेकिन हमको जल्दी था, हमको टैक्सी बुक करनी थी, तो हमने एयरपोर्ट से लिया। आप सिटी से भी ले सकते हैं। बेस्ट सीज़न टू गो टू वियतनाम। देखिए वियतनाम के अंदर बहुत सारे रीज़न है, लेकिन अगर आप मुझे एक सेफ सीज़न पूछेंगे तो मैं दिसंबर से लेके अगस्त तक का सीज़न में आप वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीज़न होता है, अलग अलग आपको वेदर मिलेंगे अलग अलग सिटी के अंदर। हाँ, वहाँ पे बारिश होती है अगस्त से लेके नवंबर तक, तो उस सीज़न में आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आप मिस करते हैं, जैसे कि बाना हिल, वहाँ पे बारिश होगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आता है करेंसी। देखो वियतनाम की करेंसी बहुत छोटी है, इंडिया में छोटी करेंसियाँ नहीं मिलती हैं, तो बेस्ट है कि आप इस करेंसी को वहाँ जाके चेंज कराइए। अगर यहाँ मिल रही है इंडिया में आपको, तो 1 INR इक्वल टू 285 डोंग, वियतनामीज डोंग के बराबर होता है। और ये अच्छा प्राइस है, ये ऑनलाइन प्राइस है। अगर इससे अच्छा भी आपको प्राइस मिले तो आप वहाँ से ले लीजिए, वरना आप ये करेंसी USD से डोंग में कन्वर्ट कर सकते हैं वियतनाम में जाके भी। एयरपोर्ट से मत कराइए, एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा रेट नहीं मिलता है, तो आप सिटी से इसको कन्वर्ट करा सकते हैं और 1 रुपये का 285 डोंग आपको मिलेगा। तो अब मैं जो करता हूँ, मैं अपना, मेरे पास में फॉरेक्स कार्ड है, फॉरेक्स कार्ड के अंदर करेंसी चेंज करा के लेके जाता हूँ। अगर वो करेंसी नहीं होती है तो मैं USD में लेके जाता हूँ और वहाँ जाके चेंज कराता हूँ। तो ये था हमारा करेंसी का, कि करेंसी कहाँ चेंज करानी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट का पॉइंट। वियतनाम के अंदर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है और सस्ता है। सॉर्टेड मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको हनोई से दनांग जाना है या दनांग से होचिमिन जाना है तो आपको 2 से 2,500 रुपये की सस्ती सी फ्लाइट मिल जाएगी, जो आपको 1 घंटे में पहुँचा देगी। लेकिन अगर आपको होटल का पैसा बचाना है और रात को ट्रैवल करना है, यानी 8 से 10 घंटे, तो आप बस से भी जा सकते हैं, जो कि आपसे लेगी 900 रुपीज़। और बस का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद आता है टैक्सी। टैक्सी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 3,000 to 4,000 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। तो ये था अबाउट ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं स्कूटी या बाइक की। अगर आप
कहीं पे भी है, हनोई में है, हनोई से आपको निनबिन जाना है, या अगर आप दनांग में है, दनांग से आपको बाना हिल जाना है, सबसे सस्ता उपाय है बाइक या स्कूटी लेना। स्कूटी और बाइक लेने के लिए आप अपने होटल के थ्रू ही लीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर से लेते हैं या होटल भी आपसे आपको पासपोर्ट ओरिजिनल मांगता है तो नहीं देने का, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज करके रखते नहीं है उसको, और मिसयूज़ भी हो सकता है। उसकी कॉपी देनी पड़ती है, क्योंकि बाकी के डॉक्यूमेंट आपने होटल में ऑलरेडी दिए हैं, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। तो वो आपको कुछ 400 से 500 रुपये में बाइक मिल जाएगी। इंडियन जो लाइसेंस है वियतनाम में वैलिड है, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके सारे पूरी ट्रिप कर सकते हैं। तो बस एक ही बात आपको इंश्योर करनी है कि जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसका एक वीडियो बना लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हेलमेट हमेशा पहनिए, आगे पीछे दोनों लोगों को हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। और किसी भी सिचुएशन में आप पुलिस वालों के साथ बहस मत करें, क्योंकि उस सिचुएशन में बहुत लंबे लंबे चालान लग सकते हैं। तो ये था कैसे बुक करें स्कूटी, हमेशा होटल से बुक करें। अब हम बात करते हैं फूड्स के लिए। फूड के अंदर अगर आप वेजिटेरियन है मेरी तरह, तो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ये ऐप काम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हैप्पी काउ। हैप्पी काउ ऐप से आपको पता लगता है आसपास में कौन से वेजिटेरियन या वीगन फूड रेस्टोरेंट है, जहाँ से आप नाम पता करके आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी दूसरी ऐप से। तो मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। लेकिन दनांग के अंदर हमारे पास में गणेश रेस्टोरेंट था जो कि इंडियन था, और हनोई के अंदर नमस्ते इंडिया था, और हो ची मिन्ह में भी नमस्ते इंडिया था। तो नमस्ते इंडिया एक चेन है वहाँ पे इंडियन होटल की, जो कि इंडियन ही चलाते हैं। तो आप वहाँ जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। बट मैं जब बाहर जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ इंडियन फूड नहीं खाने की, बट दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू। पे अगर आप वियतनाम में हैं तो आपको वियतनाम का लोकल फूड जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसके अंदर फू वहाँ पे बहुत लोग ट्राई करते हैं। उसके अलावा दूसरा आता है किंग रोटी बन, जो हमने ट्राई नहीं किया लेकिन हमारे किसी फ्रेंड ने ट्राई किया था, बहुत ही अमेजिंग है बोला जाता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, नॉन वेजिटेरियन है, तो हनोई के पास में एक जगह है जहाँ पे आप जाके ड्रिंक कर सकते हैं स्नेक वाइन, और यहीं पे आपको स्नेक फूड भी मिलता है। और स्नेक को आपके सामने ही काटते हैं और बनाते हैं। अगर आपको ट्राई करना है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आप किसी को ट्राई करना है, स्नेक वाइन मिलती है वहाँ पे। स्नेक को वाइन के अंदर डुबो के बहुत टाइम तक रखा जाता है, जैसे वाइन बनती है, और वो लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। एक वो है फूड जो कि एक्सट्रीम में आता है, अगर किसी को ट्राई करना हो तो। उसके अलावा हमने वहाँ पे ट्राई किया था एग कॉफ़ी। एग कॉफ़ी बहुत ही अमेजिंग है, उसकी कहानी भी है एग कॉफ़ी की। तो एग कॉफ़ी का जो रेस्टोरेंट है सबसे बढ़िया वाला, उसका नाम यहाँ पे है, आप यहाँ पे जा सकते हैं हनोई में। उसके अलावा एग कॉफ़ी हर जगह मिलती है। एक आता है खेफू, जो कि एक कैरामलाइज फिश है, अगर आप ट्राई करना चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। अगला आता है बन खो, जो कि एक कैरामलाइज मिल्क डिश है, जो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी वियतनाम में डिश है, वियतनाम अपने फूड के लिए बहुत फेमस है, तो आप इसमें से कुछ ना कुछ जरूर ट्राई कीजिए। अब हम बात करते हैं आइटनरी की। आइटनरी में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अहमदाबाद से फ़्लाइट ली थी रात को 11 बजे की, जिसने मुझे 5 बजे 5:30 बजे हनोई पहुंचा दिया। तो मैंने सोचा कि मुझे तो 2 बजे चेक इन मिलने वाला, तो मैंने आइटनरी बनाई थी डे 1 पे सपा जाने के लिए। मैं वहाँ से गया सपा, जिसके लिए हमने पहले से टैक्सी बुक करी हुई थी। हम 4 से 5 लोग थे, तो हमको कॉस्ट बहुत कम पड़ी। सपा मनाली है वियतनाम का, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम लोग वहाँ गए, हम लोग वहाँ पे 1 डे के लिए रुके। नेक्स्ट डे हम लोग वापस आए, हम लोग हनोई में रुके, और हमारा यहाँ पे जो स्टे था वो 1 डे का था। हमने पूरा हनोई एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग चले गए अपने क्रूज़ के लिए। हम चले गए हनोई से हलोंग वे के लिए। हलोंग वे बहुत ज़्यादा फेमस है अपने माउंटेन्स के लिए और अपने क्रूज़ के लिए। तो हमने जो नेक्स्ट डे था, हम लोग सुबह चले थे 7 बजे के आसपास, और हम 3 घंटे में पहुंच गए हलोंग बे। हलोंग बे में हमने कुछ 12 बजे के आसपास अपना क्रूज़ चेक इन किया, और ये क्रूज़ 1 नाइट का क्रूज़ था। हम ऑल इंक्लूसिव था, सब फूड उसमें इंक्लूडेड था, एक्टिविटी इंक्लूडेड थी, कयाक वगैरह। तो हम लोग वहाँ रुके 1 नाइट के लिए। नेक्स्ट डे हम लोगों ने वहाँ से चलना शुरू किया, और हम गए निनबिन। निनबिन बहुत ही खूबसूरत है, कुनकोक और बहुत सारी जगह हैं वहाँ देखने के लिए। तो हम निनबिन में रुके थे 2 दिनों के लिए। तो डे 1 सपा में, डे 2 हनोई में, डे 3 हम लोग थे हलोंग वे में, डे 4 और 5 हम लोग थे निनबिन में। और उसके बाद हमने हनोई आके फ़्लाइट ली, और हम लोग पहुंच गए दनांग में। अब दनांग में हमने डे 1 में होइयन के अंदर स्टे किया। डे 2 के अंदर हम लोग दनांग में थे। दनांग में हमारा 2 डेज का स्टे था। दनांग में रहते हुए हमने आसपास की बीचेस एक्सप्लोर करी, और हम बाना हिल्स गए, जो कि वहाँ का टॉप पॉइंट है। तो ये कुछ हो गए 9 डेज। 10th डे हम लोगों ने फ़्लाइट ली, और हम लोग चले गए हो ची मिन्ह सिटी। पूरे दिन हमने हो ची मिन्ह सिटी को एक्सप्लोर किया। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली थी, और डे 11 पे हमने इंडिया की रिटर्न फ़्लाइट ले ली। तो ये कुछ 10 डेज़ की आइटनरी थी।
सिटी वाइज जो हमने फॉलो करी, आपको साइड में दिख भी रही होगी, आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट आता है बजट का। तो बजट के लिए जैसे हमने डिस्कस किया, जो आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो 17 to 18,000 रुपीज़ की आएगी। उसके अलावा आपकी इंटरनल जो फ्लाइट है वो 2 है, हनोई टू दनांग, दनांग टू हो ची मिन्ह, तो ये कुछ 5 से 6,000 रुपये की फ़्लाइट्स आएंगी। उसके अलावा आपका जो होटल का खर्चा है वो डिपेंड करता है, आप होटल में रुकेंगे तो 2,000 रुपीज़ पर डे भी हो सकता है, और अगर आप हॉस्टल में रुकेंगे तो ये 600 रुपये पर डे भी हो सकता है। तो हम जो इस बजट को लेंगे वो आप पे प्योरली डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हो। अगर आप 2,000 वाला होटल ले रहे हो और 9 डेज़ के लिए जा रहे हो तो 18,000 की ये कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आप 500 रुपये वाला ले रहे हो तो ये कॉस्ट ड्रास्टिकली 5 से 6,000 में आ जाएगी, अगर आप 500 रुपये में किसी भी हॉस्टल में रुक रहे हो। तो ये प्योरली डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद आता है सिम की कॉस्ट, जो कि 900 to 1,000 रुपीज़ रहेगी। और स्कूटी की कॉस्ट अगर हम लेते हैं तो ये कुछ 1,500 के आसपास आएगी, और 500 रुपये का अगर आप पेट्रोल माने तो 2,000 के आसपास आएगी अगर आप लेते हैं तो। फूड का जो कॉस्ट है वो 300 से 400 आता है अगर आप किसी होटल में खाते हैं, और अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हैं तो ये कॉस्ट और कम हो जाती है। एक्टिविटीज़ का जो बजट है वो बोट राइड करते हैं या आप बाना हिल्स जाते हैं तो कि 2,500 का है, सबसे बड़ी कॉस्ट है बाना हिल्स की एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके अलावा बोट राइड करते हैं अगर वुकॉक में तो वो कुछ 700 से 800 रुपये के आसपास आती है। तो कुछ 1,500 से 2,000 रुपये का ये, और 2,500 मतलब 5,000 रुपये की आपकी ये वाली कॉस्ट हो गई। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो 50 से 60,000 रुपये ऑल इंक्लूसिव आपकी कॉस्ट होनी चाहिए 9 डेज़ के बजट के लिए। तो ये था एक ट्रैवल गाइड आपको बताने के लिए कैसे आप वियतनाम प्लान कर सकते हैं, कहाँ से सस्ती फ्लाइट ले सकते हैं, कैसा खाना खा सकते हैं, कहाँ पे रुक सकते हैं, कौन कौन सी सिटी करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कौन कौन से हॉस्टल्स में रुकना, अगर आपको कोई क्वेरी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि वियतनाम का होगा, जिसमें हम बताएंगे हनोई में हमने क्या क्या किया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से होटल या हॉस्टल्स में रुक सकते हो, क्योंकि उससे आपका जो बजट है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी आइटनरी के अकॉर्डिंग सपा, हनोई और सब जगहों के होटल और हॉस्टल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने लैंड किया था सपा में। तो सपा में आप जो होटल है वो होटल का नाम है सपा लग्जरी होटल, जो कि है 2,500 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप वहीं हॉस्टल में रुकते हो तो मामा माई होम स्टे है, जो कि आपको 350 रुपीज़ में देते। ये दोनों ही जगह ब्रेकफास्ट के साथ में है, तो आप कोई भी डिसाइड कर। अगला हम गए थे हनोई में। तो हनोई में हम लोग रुके थे फिनिक्स पैलेस में, जिसकी जो कॉस्ट है वो है 2,400 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 पीपल। एंड अगर आप यहाँ हॉस्टल में रुकना चाहते हैं तो बिया हुई कॉर्नर हॉस्टल एंड रूफटॉप बार है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट। यहाँ से हम हलोंग वे गए थे। हलोंग वे के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आप क्रूज़ कर सकते हैं, क्रूज़ में रुक सकते हैं ऑल इंक्लूसिव ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ में। इसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ आती है, विक्ट्री क्रूज़ है वो। या आप वहीं पे किसी होटल में रुक सकते हैं। आप होटल का जो ऑप्शन है वो है पैराडाइज सूट, जो कि 3,500 रुपीज़ में। यहाँ से हम लोग गए थे निम्बिन में। निम्बिन बहुत खूबसूरत जगह है, आपको यहाँ पे अच्छा होटल लेना चाहिए। हम यहाँ 2 दिन रुके थे। अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो एन इको गार्डन रिजॉर्ट करके है, जो कि 3,500 रुपीज़ में है 2 लोगों के लिए विद ब्रेकफास्ट। और अगर आप हॉस्टल में रुकना चाहते हैं तो रेज एंड फ्रीडम हॉस्टल करके है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 400 रुपीज़ ओनली विद ब्रेकफास्ट। हमने यहाँ से फ़्लाइट ली थी हनोई से, और हम हुइयन गए थे। हुइयन के अंदर हम जो होटल में रुके थे वो था इको वुडन विला, जिसकी कॉस्ट है 2,500 विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 पीपल। या आप रुक सकते हैं हॉस्टल में चेयरफुल हुइयन हॉस्टल, जो कि मिडल ऑफ द सिटी है, मिडल ऑफ द ओल्ड सिटी है, और यहाँ पे आप 600 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट के साथ में रुक सकते हैं। हम यहाँ से गए थे दनांग। दनांग बहुत खूबसूरत जगह है, हम यहाँ 2 दिन रुके थे। यहाँ पे हम लोग रुके थे वेल सोइल होटल में, जिसकी कॉस्ट है 3,000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल विद ब्रेकफास्ट। अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं तो सिटी हॉस्टल दनांग करके एक जगह है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर बंक बेड विद ब्रेकफास्ट। यहाँ से हम लोग गए थे हो ची मिन्ह सिटी। हो ची मिन्ह सिटी में हम लोगों ने होटल लिया था एडोरा होटल, जिसकी कॉस्ट है 2,500 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 पीपल। और अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं तो आप माई नगो हॉस्टल 850 रुपीज़ में आप रुक सकते हैं विद ब्रेकफास्ट। सो आप होटल में रुकते हैं या हॉस्टल में रुकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। 5 से 6,000 रुपीज़ में आप होटल पे रुक सकते हैं, वरना 15 to 16,000 रुपीज़ में आप होटल में भी रुक सकते हैं। 2 लोगों के लिए जाता है विद ब्रेकफास्ट। तो ये था होटल्स के बारे में कि हम कहाँ कहाँ पे रुके।